हाई टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को खम्मा गणी, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को हैप्पी होली। तो अब जो है वो हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी, उसमें जो है वो हम भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें जो है वो हमने पहला जो भौतिक प्रदेश था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में जो वो डिटेल से आपको जो वो अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। अब हम जो वो दूसरे भौतिक प्रदेश यानी कि अरावली भौतिक प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अरावली के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी पहले हम जो है वो इसमें लेंगे और फिर जो है वो हम अरावली पर्वतमाला में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। यानी कि अरावली के भी जो वो कई भाग किए गए हैं, यानी कि 3 भागों में अरावली पर्वतमाला को विभक्त किया गया है, उसके बारे में जो वो डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम जो वो थोड़ी अरावली पर्वतमाला के बारे में जो है वो जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है वो हमारी कहाँ पे आती है, तो राजस्थान के जो है वो इस हिस्से में जो अरावली पर्वतमाला आती है। आप मैप के अकॉर्डिंग जो है वो समझना। तो फिर अगर हम देखें तो अरावली पर्वतमाला के इधर की तरफ जो है वो मरुस्थल आता है और इधर की तरफ जो है वो गैर मरुस्थल आता है। यानी कि ज्यादातर पार्ट इधर की तरफ मरुस्थल ज्यादा आता है, इधर की तरफ जो है वो नहीं आता है। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो हमारे राजस्थान को दो भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करती है। अब 2 भौगोलिक प्रदेश कौन से आ जाते हैं? एक तो मरुस्थलीय प्रदेश आता है और एक गैर मरुस्थलीय आता है। गैर मरुस्थलीय कैसे? तो इधर की तरफ जो है वो अरावली पर्वतमाला के इधर की तरफ पश्चिम की तरफ मरुस्थल आता है और इसके पूर्व की तरफ जो है वो मरुस्थल नहीं आता है। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो इन राजस्थान को जो है वो 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करती है, एक तो मरुस्थलीय और एक गैर मरुस्थलीय। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह पर्वतमाला पूर्वी क्षेत्र में मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। यह पर्वतमाला पूर्वी क्षेत्र में मरुस्थल के विस्तार को रोकने का काम अरावली पर्वतमाला के द्वारा किया जाता है। इसको प्राचीन मोड़दार वल्लित पर्वतमाला कहा जाता है। यानी कि प्राचीन वल्लित मोड़दार पर्वतमाला इसको कहा जाता है। अविशिष्ट पर्वतमाला इसको कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जो वो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, वन जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे आ जाते हैं और यह जल विभाजक रेखा आती है। जल विभाजक रेखा कैसे आती है? तो यह अरब सागर की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी की नदियों को विभाजित या विभक्त करती है। यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जो वो 2 भागों में विभक्त करने का काम अरावली पर्वतमाला के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको हम जो है वो जल विभाजक के नाम से भी जान सकते हैं, जल विभाजक भी बोल सकते हैं। ये पर्वतमाला जो वो सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला आती है। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन वल्लित मोड़दार पर्वतमाला आती है और ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की नदियों को अलग करती है, नदियों को विभाजित या विभक्त या अलग करने का काम करती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को विभक्त करने का काम या अलग करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अरावली पर्वतमाला के द्वारा किया जाता है। यानी कि हम देख रहे थे अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। उसमें हमने देखा था कि यह जो है वो राजस्थान को 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करती है, इधर मरुस्थलीय और इधर गैर मरुस्थलीय। इसके साथ में हमने देखा था कि ये पर्वतमाला जो है वो पूर्व क्षेत्र में यानी कि इधर वाले क्षेत्र में मरुस्थल के प्रसार या मरुस्थल के विस्तार या रेगिस्तान मार्च को रोकने का काम इसके द्वारा किया जाता है। रेगिस्तान मार्च के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप पहले वाला वीडियो जो है वो जरूर देख लेना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला जो आती है वो प्राचीन वल्ली विशिष्ट पर्वतमाला आती है। यहाँ पे सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। इसके साथ में जो है ये राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, यानी कि राजस्थान की लाइफलाइन कहलाती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। कारण क्या आता है, तो इसका कारण आता है खनिजों की प्रधानता, यानी कि अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान का योजना प्रदेश इसको कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का योजना प्रदेश, राजस्थान की जीवन रेखा लाइफलाइन कहा जाता है। जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण आता है यहाँ पे खनिजों की प्रधानता आती है। खनिजों की प्रधानता, खनिजों की प्रधानता में भी यहाँ पे जो क्वार्टरजाइट, फाइलाइट्स खनिज पाए जाते हैं। एक आता है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना जो वो किससे की जाती है, तो इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अल्पेशियन पर्वत से की जाती है। भौगोलिक भाषा में अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, मेरू कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में इसको आडा वाटा के नाम से जाना जाता है, आडा वाटा के नाम से, वाटा। विष्णु पुराण में इसको जो है वो क्या कहा जाता है, तो परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह जो है इसका 3 राज्यों में विस्तार आ जाता है। 3 राज्यों में, गुजरात में इसका विस्तार आता है, राजस्थान में आता है और इसके साथ में जो है वो हरियाणा में इसका विस्तार आ जाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसका विस्तार आता है। और अगर हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो 920 मीटर जो वो इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है। राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है, तो राजस्थान में सिरोही से सिंघाना, सिंघाना कहाँ पे आता है, तो बुहाना तहसील कहाँ पे आती है, तो झुंझुनू में आती है। झुंझुनू में इसका विस्तार आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका कुल विस्तार कितना आता है, तो इसका कुल विस्तार आता है 690 मीटर, जो इसका कुल विस्तार आता है 90 किलोमीटर, 690 किलोमीटर आता है। जिसमें से मतलब कि इसका कुल विस्तार अगर हम अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में अगर हम देखें, यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे अरावली पर्वतमाला के बारे में, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, यानी कि इस बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें लिखी है वो उसका फटाफट से जो क्विक रिवीजन मार लो, क्योंकि तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में जो इसको नोट कर लो। और अब जो हम जल्दी से इसका जो रिवीजन मार लेते हैं, देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बारे में। तब हमने देखा था कि राजस्थान को 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करती है, एक तो जो है वो मरुस्थलीय और एक गैर मरुस्थलीय। तो गैर मरुस्थलीय इसलिए क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है वो हमारे राजस्थान के पूर्वी भाग में मरुस्थल के विस्तार को होने से या रेगिस्तान मार्च होने से रोकती है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, उत्तर अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, जिसके बारे में जो है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अरावली पर्वतमाला को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको जो है वो मतलब विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहा जाता है और हमारी राजस्थानी भाषा में इसको आडा वाटा के नाम से जाना जाता है और भौगोलिक भाषा में इसको मेरू के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला जो है उसको नवीन वल्ली
विचलित यानी कि मोड़दार पर्वतमाला कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक जो है वो जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ पे जो है वो जल विभाजक रेखा यानी कि अरावली पर्वतमाला को जल विभाजक रेखा के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नदियां जो है उनको विभक्त करने का काम या उनको अलग करने का काम जो है अरावली पर्वतमाला के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे जो राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में कितनी आ जाती है, तो 550 किलोमीटर जो है वो इसकी राजस्थान में कुल लंबाई आ जाती है। यानी कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई जो है वो कितनी आ जाती है, तो 692 किलोमीटर जो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई आती है। अब हम देखेंगे कि सिर्फ राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई आ जाती है, तो 550 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई राजस्थान में आ जाती है। अब हमने देख लिया कुल लंबाई के बारे में और इसका जो है वो अक्षांश से देशांतरीय विस्तार कितना आता है उसके बारे में। फिर हमने देखा था कि ये कितने राज्यों में आती है और इसको जो विष्णु पुराण और इसमें अलग अलग जो वो किन किन नामों से जाना जाता है। परिपत्र कहा जाता है विष्णु पुराण में। राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, तुलना किस से की गई थी, तो तुलना उत्तरी महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अल्पेशियन पर्वत से जो है वो इसकी तुलना की गई थी। इसमें क्वार्टरजाइट फाइलाइट्स खनिज पाए जाते हैं। तो ये जो है वो सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फटाफट से जो है वो नोट्स बना लो, उसके बाद में जो है वो हम आगे बात करते हैं। और अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ था, तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो है वो अवसादी व रूपांतरित चट्टानों से अरावली पर्वतमाला का निर्माण अवसादी व रूपांतरित चट्टानों से हुआ था। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो अरावली पर्वतमाला की शुरुआत अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से जो है वो इसकी शुरुआत होती है। और यह है रायसीना हिल्स संसद भवन दिल्ली तक जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका शुरुआत यानी कि इसको अरावली का पिता किसे कहा जाता है, अरावली का पिता जो है वो अरब सागर को कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो भारत में इसकी शुरुआत गुजरात का एक गांव आता है पालनपुर। गुजरात के गांव पालनपुर से जो है वो इसकी शुरुआत होती है। गुजरात के पालनपुर से रायसीना हिल्स दिल्ली में जो संसद भवन आता है तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक आ जाता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां पे आता है। राजस्थान में विस्तार नहीं बल्कि राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो राजस्थान में सिरोही जिला जो आता है, सिरोही से सिंघाड़ा और सिंघाड़ा कहाँ पे आता है, तो बुहाना तहसील में आता है तक इसका विस्तार होता है। सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में आ जाती है, सर्वाधिक लंबाई तो उदयपुर में आती है। और कम लंबाई कहाँ पे आ जाती है, तो कम लंबाई आती है झुंझुनू और अजमेर में इसकी जो वो कम लंबाई आ जाती है। यानी कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो है वो अवसादी व रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। इसकी शुरुआत जो है वो अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से होती है। फिर जो है वो अरावली का पिता किसे कहा जाता है, जब इसका उद्गम या फिर इसकी शुरुआत अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से हो रही है तो इसका पिता जो है वो अरब सागर को कहा जाता है।
इसकी शुरुआत भारत में जो वो गुजरात के पालनपुर गांव आता है वहां से शुरुआत होती है, और ये हमारा जो संसद भवन आता है वहां पे रायसीना हिल्स आती हैं दिल्ली में, तो वहां तक जो है वो इसका विस्तार है। राजस्थान में अगर हम इसके शुरुआत के बारे में बात करें तो राजस्थान में जो वो सिरोही जिला जो आता है उससे इसकी शुरुआत होती है, और सिरोही जिले के बाद में जो है वो जाती है और फिर सिंघाड़ा बुआना तहसील झुंझुनू में आता है, वहां तक इसका विस्तार आता है, यानी कि वहां तक ये अरावली पर्वतमाला आती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई, यानी कि लंबाई क्या ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो कौन से जिले में आती है, तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई अधिकतम नदियों का उद्गम होता है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में विस्तार, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई कम होती है, यानी कि इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में विस्तार है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी ऊंचाई कम होती है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दक्षिण पश्चिम में इसकी ऊंचाई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में ऊंचाई जो वो कम होती है और यहाँ पे सर्वाधिक होती है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में इसकी ऊंचाई कम होती है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई सर्वाधिक होती है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है उसकी ऊंचाई कम होती जाती है। और यहाँ पे जो है वो अनेक पर्यटक स्थल भी हैं, अरावली पर्वतमाला में अनेक पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो कई किले आ जाते हैं, झील आ जाती है, मंदिर आ जाते हैं आदि। यहाँ प्राचीन व वर्तमान सभ्यता, प्राचीन व वर्तमान सभ्यताएं विकसित हुई हैं, यानी कि यहाँ पे प्राचीन व वर्तमान सभ्यताएं विकसित हुई हैं। और ये जो अरावली पर्वतमाला जो आती है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ये है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, कारण पश्चिम में कम वर्षा होती है, पूर्व में अधिक वर्षा होती है, यानी कि पश्चिम में तो कम वर्षा होती है और पूर्व में अधिक वर्षा होती है, तो राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता आती है, और इसके बारे में यानी कि अरावली पर्वतमाला के बारे में अबुल फजल ने अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो इसको राजपुतानों की सुरक्षा दीवार कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने जो उसको राजपुतानों की सुरक्षा दीवार कहा है, और अबुल फजल ने जो इसको ऊंट की गर्दन कहा है। यानी कि जो हमारी अरावली पर्वतमाला जो आती है इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है, और सबसे कम विस्तार जो है वो झुंझुनू में और अजमेर में आता है। फिर अगर हम बात करें तो जो अरावली पर्वतमाला जो है वो इससे सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी नदियों का उद्गम जो है अरावली पर्वतमाला से होता है।
लेकिन अधिकतम नदियों का उद्गम जो वो अरावली पर्वतमाला से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई जो है वो कम होती जाती है। जैसे हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, लेकिन हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आते हैं तो इसकी ऊंचाई जो उसमें वृद्धि होती जाती है, ऊंचाई जो वो बढ़ती जाती है, सर्वाधिक हो जाती है। यहाँ पे अनेक पर्यटक स्थल आते हैं जिसमें कि कई झीलें आ जाती हैं और कई किले आ जाते हैं और जो है वो मंदिर आ जाते हैं। यहाँ पे प्राचीन और वर्तमान स्थापत्य कला का भी जो विकास हुआ है, या फिर प्राचीन व वर्तमान सभ्यताएं भी जो है वो यहाँ से मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह जो वो हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है कि यहाँ पे पश्चिम में तो सर्वाधिक वर्षा होती है और पूर्व में जो वो कम वर्षा होती है। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को जो है वो मतलब ऊंट की गर्दन कहा है, और कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली पर्वतमाला को राजपूतानों की सुरक्षा की या दीवार भी कहा है। फिर हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला को जो वो 3 भागों में विभक्त किया गया है, उसके बारे में। अरावली पर्वतमाला, इसको 2 भागों में विभक्त किया, 3 भागों में विभक्त किया गया। उत्तर अरावली, मध्य अरावली, एक आ जाती है तीसरी, दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली। अब हम जो है वो सबसे पहले उत्तर अरावली की चोटियों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो वो बहुत सारी चोटियाँ आ जाती है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी आती है। उत्तर अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी आती है? मध्य अरावली की औसत ऊंचाई आती है 550 मीटर। दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी आती है? 1000 मीटर। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चोटी आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ चोटी कहाँ पे आती है? तो सीकर में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे चोटी आती है खोह। खोह कहाँ पे आती है? जयपुर में आती है। रघुनाथगढ़ चोटी की कुल औसत ऊंचाई कितनी आती है? 1055 मीटर। खोह की कितनी आती है? 920 मीटर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे चोटी आती है भैरोज। ये कहाँ पे आ जाती है? तो ये चोटी आती है अलवर में। इसकी कितनी आती है? 792 मीटर। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाती है बरवाड़ा। बरवाड़ा कहाँ पे आता है? तो जयपुर में। जयपुर ग्रामीण में जो वो बरवाड़ा चोटी आती है। बरवाड़ा की कितनी आती है? 786 मीटर। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे चोटी आ जाती है बबई। बबई पहले झुंझुनू में आती थी, अभी बबई जो वो नीम का थाना में आती है। इसकी कितनी आ जाती है? तो 780 मीटर। नेक्स्ट चोटी आती है बिलाल। बिलाली। और ये बिलाली अभी जो वो कहाँ पे आती है? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में आती है। इसकी कितनी आ जाती है? तो 774 मीटर तक आती है। कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण को विभाजित करके जो है वो बनाया गया था। जयपुर ग्रामीण भी जो वो जयपुर को विभाजित करके बनाया गया था, तो जयपुर से कोटपुतली बहरोड बने हैं। दूसरी हमारी चोटी आ जाती है मनोहर थाना।
दूसरी चोटी मतलब अगली चोटी आती है मनोहर थाना। मनोहर थाना कहाँ पे आती है? तो ये जयपुर ग्रामीण में जो है वो ये चोटी आ जाती है। इसकी कितनी आती है? 747 मीटर। नेक्स्ट आ जाती है बिलाड़। बैराठ। बैराठ और विराट नगर आप सभी को पता है कि जयपुर से अभी जो है वो कोटपुतली बहरोड में आ गए हैं। तो बैराठ, बैराठ कोटपुतली बहरोड में इसकी कितनी आ जाती है? 704 मीटर। बहरोड में इसकी कितनी आ जाती है? 704 मीटर। यानी कि हम बात कर रहे थे कि अरावली पर्वतमाला को जो वो 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्तर अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तर अरावली की जो औसत ऊंचाई आ जाती है वो 450 मीटर आ जाती है, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 550 मीटर आ जाती है, दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर आ जाती है। फिर हम बात कर रहे थे कि उत्तर अरावली की चोटियों के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो चोटियों के संबंध में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे रघुनाथगढ़ सीकर में आती है जिसकी 1055 मीटर, खोह जयपुर में आती है 920 मीटर, भैरोच अलवर में 792 मीटर आती है। हाँ, और बरवाड़ जयपुर ग्रामीण में 786 मीटर आती है। बबई नीमका थाना में 780 मीटर आती है। बिल्लाली जो कि कोटपुतली बहरोड जो कि अभी नया जिला बनाया गया उसमें 774 मीटर। मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण में 747 मीटर। बैराठ कोटपुतली बहरोड में 704 मीटर आती है। तो ये जो है वो आप नोट कर लेना। एंड नेक्स्ट जो है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे कि आगे जो है वो मध्य अरावली में कौन कौन से दर्रे आ जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जो वो चीज़ें आ जाती है, कैसी जलवायु आ जाती है, कितना इनका विस्तार आ जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।